रिदा उठ भी जाओ, कितना सोगी? हरमैन ने रिदा का कंबल झंझोड़ते हुए कहा। यार हरमैन, सोने दो, तंग मत करो, रिदा ने चिढ़ते हुए कहा। तुमने कॉलेज नहीं जाना, उठ भी जाओ, रिदा उसे मजीद चीख कर बोली। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे तंग मत करो और जाओ यहाँ से, रिदा ने मजीद कंबल में घुसकर कहा, जिस पर हरमैन सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। रिदा को सोते में से उठाना बहुत मुश्किल मरहला था। थोड़ी देर बाद रिदा वापस कमरे में आई और रिदा को अभी तक सोते हुए देखकर उसने गुस्से से पानी का गिलास कंबल हटाते रिदा के मुंह पर गिराया। हरमैन, क्या बदतमीजी है, रिदा झुंझुलाते हुए चीख कर बोली। तुम उठ ही नहीं रही थी, अब चलो भी, तुम्हारी वजह से पहली क्लास में सो गई मेरी, हरमैन ने रिदा को देखते हुए कहा। कैसी दोस्त हो यार, अपने दोस्त को सोता हुआ भी नहीं देख सकती, सारी नींद खराब कर दी, रिदा वॉशरूम में जाते हुए बोली। अच्छा, तुम सोती और मैं क्लास में बोर होती तुम्हारे बगैर, हरमैन ने रिदा को यूनिफॉर्म पकड़ाते हुए कहा। ओ मेरी बिल्लो, मेरे बगैर उदास हो जाती है, रिदा ने हरमैन के गाल खींचते हुए कहा, जिस पर हरमैन ने भी उसके मजीद गाल खींचे, जिस पर वो कराह कर रह गई। चलो जी, क्लास के लिए, और वो दोनों अपनी क्लास लेने के लिए हॉस्टल के रूम से बाहर निकल गई। रिदा और हरमैन दोनों सेकेंड ईयर में थीं और रिदा का घर इस्लामाबाद में था, इसलिए वह हॉस्टल में रहती थी, जबकि हरमैन की सौतेली माँ को उसका पढ़ना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे तंग किए रखती थी। इस वजह से हरमैन के वालिद ने उसे हॉस्पिटल में डाल दिया था कि वो आराम से पढ़ सके। हरमैन के वालिद एक कंपनी में ड्राइवर थे और वो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते, जबकि रिदा एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मगर रिदा ने कभी उसे एहसास नहीं दिलाया कि वो इससे ज़्यादा अमीर है। रिदा की इकलौती दोस्त सिर्फ हरमैन ही थी, उसे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था, वो अपनी हर बात सिर्फ हरमैन से ही शेयर करती थी और हरमैन के साथ ही सारा दिन घूमती फिरती थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी थी। चलो यार, कैंटीन चलते हैं, मैंने तुम्हारी वजह से नाश्ता भी नहीं किया, क्लासेस लेने के बाद रिदा ने हरमैन से कहा। क्यों, कैंटीन क्यों जाना है? मिस में लंच मिलेगा ना, हरमैन ने रिदा को देखते हुए कहा। मिस को फीका खाना तुम ही खा सकती हो, रिदा हारिस का हाथ पकड़े उसे कैंटीन की तरफ ले गई और हरमैन और रिदा ने मज़े से गरम गरम पकौड़े खाए और पेट पूजा करने के बाद अपने हॉस्टल के कमरे की तरफ चली गई। चलो रिदा, उठ के पढ़ भी लो, हरमैन ने अपनी बुक्स निकालते हुए रिदा को कहा। मैंने पढ़कर क्या करना है? हरमैन मैडम, आप हैं ना पढ़ाकू, हमने पढ़कर क्या करना है, तो अब तो आपने ही करना, रिदा ने हंसते हुए कहा। एक गाड़ी वुमेन कॉलेज के आगे अब आके रुकी। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है? गाड़ी में से एक भारी आवाज़ गूंजी। जितने ज़्यादा लोगों को जमा करोगी उतना ही तुम्हारा प्रॉफिट होगा, आदमी ने इस लड़की को देखते हुए कहा, जिस पर वो सर हिलाते हुए गाड़ी से निकल गई। न जाने ये लड़की किस नियत से इस कॉलेज में दाखिल हुई थी। कॉलेज में मिड्स शुरू हो गए थे, फाइनल टर्म के पेपर्स में भी वक्त था। हरमैन तो किताबों में अपना सर दिए बैठी थी, जबकि रिदा भी हरमैन के कहने पर थोड़ी सी पेपर की तैयारी करने लगी। दिन पर पढ़ लगाकर उड़ गए और इम्तहानात ख़त्म हो गए। इम्तहानात के बाद सब अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ दिनों के लिए तो रिदा और हरमैन ने भी घर जाने की तैयारी की। रिदा और हरमैन भी अपना सामान लेकर वेटिंग एरिया में आ गई। रिदा को उसका भाई हसन लेने आने वाला था, जबकि हरमैन भी अपने वालिद का इंतज़ार कर रही थी। अचानक कॉलेज के गेट के बाहर एक सियाह रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक लड़का बाहर निकला, जो कि पठानी नखूश का मालिक था। सलाम लाला, रिदा अपने भाई हसन की तरफ बढ़ी, जो कि उसे लेने आया था। रिदा बच्चे, अपना सामान मुलाजिम को दे दो, हसन ने रिदा से मिलकर कहा। जी लाला, रिदा मुलाजिम को गेट के अंदर लेकर गई और ज़बरदस्ती हरमैन का हाथ पकड़कर बाहर लाई। रिदा क्या कर रही हो? हरमैन ने मज़ाहमत करना चाही, मगर रिदा ने उसकी एक न सुनी। लाला, ये मेरी इकलौती सहेली है, हरमैन इफ्तिखार, रिदा ने हरमैन का तारुफ करवाते हुए कहा। हसन ने उस पर सरसरी से नज़र दौड़ाई। गुलाबी रंग के सूट में नाजुक सी भूरी आंखें लिए वो मासूम सी लड़की उसकी नज़रों को भाई। हसन ने फ़ौरन अपनी नज़रें फेर ली। हरमैन लाला को सलाम तो करो, रिदा ने उसके कंधे पर चपत मारते हुए कहा। सलाम लाला, हरमैन ने रिदा को देखते हुए उसे लाला ही कहा, जिस पर हसन फ़ौरन से गाड़ी के अंदर बैठ गया और रिदा को भी बैठने का कहा। हरमैन मुंह बनाकर वापस अंदर चली गई। रिदा का भाई तो बहुत ही बदतमीज़ है, सलाम का जवाब तक नहीं दिया, मगरूर कहीं का। अस्सलामुअलैकुम अब्बा, कैसे हैं आप? इफ्तिखार साहब को गेट पर बाइक रोक कर देखकर हरमैन फ़ौरन ही उनकी तरफ बढ़ी और उनके गले लगी।
वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पेपर कैसे हुए? इफ्तिखार साहब ने हरमैन को प्यार करते हुए कहा। जी बाबा, बहुत अच्छे हुए। इफ्तिखार साहब ने हरमैन का सामान टंकी पर रखा और उसे लेकर घर की तरफ रवाना हुए। सलाम मोरे, कैसी हैं आप? रिदा ने अपनी वालिदा के गले लगते हुए खुशी से कहा। उस पर लैला खानज़ादा ने भी उसके सर पर बोसा देते हुए उसे प्यार किया। मोरे की जान, तुम कैसा हो? लैला खानज़ादा ने अपनी पठानी अंदाज में उससे पूछा, जिस पर वो अपनी खैरियत का बताने लगी और घर आते ही उसकी ज़बान पे बस हरमैन की ही बातें होती थी। हरमैन वो सब जानते थे कि उसकी लाडली और इकलौती दोस्त है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। सब तुम्हारी पसंद का बना है और ख़ास तौर पर तुम्हारी पसंद का काबली पुलाव। लैला खानज़ादा ने उसे प्यार करते हुए कहा। शुक्रिया मोरे, हम वैसे ही घर के खाने को इतना ज़्यादा याद कर रहे थे। रीता भागते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। लो आ गई किला पता करके। हरमैन जब अपने वालिद के साथ घर में दाखिल हुई तो शाजिया ने उसे देखते ही तंज किया। भाई, मैं तो सोचती हूँ कि इफ्तिखार मियाँ इतना लड़की को पढ़ाकर क्या करना है। हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ तो कभी इतना नहीं पढ़ी, बस 10वीं करवाई और अगले घर रुखसत कर दिया। लेकिन तुम्हारी बेटी तो बस पढ़ी ही जा रही है। न जाने इतना पढ़कर कलेक्टर लगना है, करना तो आखिर में चूल्हा चौका ही है ना। शाजिया बेगम ने नखुआ से हरमैन को देखते हुए कहा, जिस पर हरमैन अपने वालिद को नम नज़रों से देखने लगी। शाजिया मेरी बेटी है ये, और इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाता हूँ, किसी से मांगता नहीं। तुम ऐसी बातें मत करो। मेरी बेटी अगर पढ़ना चाहती है तो मैं उसे पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इफ्तिखार साहब ने हरमैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर हरमैन नम नज़रों से मुस्कुरा दी। हाँ भाई, अपनी सारी कमाई तो तुम उस पर ही लुटा देते हो, और जब मैं खर्चे के लिए पैसे मांगूं, घर में तो शाजिया मेरे पास इस बार पैसे कम हैं, यही तुम सुना देते हो। शाजिया बेगम नफरत से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जाओ बेटा, तुम भी जाकर आराम करो। इफ्तिखार साहब ने हरमैन को दिलासा देकर उसके कमरे की तरफ भी भेजा। खाने की मेज़ पर सब जमा थे। रिदा तो बहुत रग़बत से खाना खा रही थी। आखिर को उसकी पसंद का जो खाना बना था। रिदा, इम्तिहानात कैसे हुए हैं? फैज़ खानज़ादा ने अपनी लाडली और इकलौती बेटी से पूछा, जिस पर रिदा गड़बड़ा गई। बाबा जान, बहुत अच्छे हुए हैं। रिदा ने पुरतमाद अंदाज में जवाब दिया, जिस पर हसाम मुस्कुराया। बाबा जान, पूछ लें, ये ना हो फिर से कोई सपली ले लूँ। हसाम ने हंसते हुए कहा, जिस पर लैला ने उसे आंखें दिखाईं। खबरदार हसाम, मेरी बेटी को तंग मत करो। मोरे देख रही हैं लाला को कैसे तंग कर रहे हैं। रिदा ने मुंह बसोरते हुए कहा। हसाम, तंग मत करो हमारे बच्चे को, इतने दिनों बाद आई है वो यहाँ। लैला खानज़ादा ने उसे प्यार करते हुए कहा। खान जी, जैन कैसा है? लैला बेगम ने खाना खाते हुए फैज़ खानज़ादा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। मेरी इससे बात हुई थी, इसके इम्तहानात होने वाले हैं, इसलिए वो इम्तहानात की तैयारी में लगा हुआ है। काफ़ी अरसे से मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, बहुत याद करती हूँ उसे। लैला बेगम ने खाना खाते हुए कहा, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। जैन खानज़ादा लैला बेगम की बहन का बेटा था। इनकी बहन की वफ़ात के बाद जैन को उन्होंने अपने साथ रख लिया था, और जैन इस वक्त MBA कर रहा था शहर की यूनिवर्सिटी से, और वहीं हॉस्टल में रहता था। रिदा बेटा। जी मोरे। लैला खानज़ादा के कमरे में आई तो वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। फ़ौरन से सीधी होकर बैठ गई। बेटा, तुम्हारे बाबा के जानने वाले हैं, उनका बेटा है, अपने गांव का सरदार। उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता मांगा है, जिस पर तुम्हारे बाबा को और मुझे कोई एतराज़ नहीं, और हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। बस हमने उनसे कहा है कि तुम्हारे इम्तहानात के बाद तुम्हारी शादी कर देगी। कल तुम्हारी सास तुमसे मिलने आएंगी, इसलिए तैयार रहना। लैला बेगम ने सिर्फ अपना फ़ैसला सुनाया, इससे आपकी मर्ज़ी नहीं पूछी। यार क्या कह रही हैं मोरे, आप जानती हैं मैं अभी पढ़ रही हूँ, और शादी इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है? मतलब अभी तो मैं पढ़ रही हूँ और आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं। रिदा ने नम आवाज़ में कहा। तुम होश में तो हो रिदा, क्या बोले जा रही हो? हमारे यहाँ ख़ानदान में लड़कों से नहीं पूछा जाता, तुम तो तुमसे क्यों पूछेंगे? शहर जाकर तुम्हारा दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम्हारे बाबा चाहेंगे, और तुम्हारे बाबा साई ने तुम्हारा रिश्ता मलिक ज़ुबैर के बेटे आलम शाह से पक्का कर दिया है, और इम्तहानात के बाद तुम्हारी शादी है। मैं इसके अलावा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कल शाम तमीज़ से अपनी सास के सामने आना, कोई उल्टी हरकत की तो मुझसे बड़ा नहीं होगा कोई, और तुम अपने बाबा को जानती हो। लैला बेगम गुस्से से कहते हुए चली गई, जबकि रिदा पीछे से बेबसी से आंसू बहाने लगी। रिदा कल रात से ही अपने कमरे में बंद थी और बस आंसू ही बहाई जा रही थी।
उसे अभी शादी नहीं करनी थी और वो ये भी जानती थी कि उसके ख़ानदान में लड़कियों की शादियाँ उनके माँ बाप की मर्ज़ी से होती हैं। रिदा अपनी सोचों में गुम थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? रिदा ने अपने लहजे को बमुश्किल नॉर्मल रखते हुए पूछा। रिदा बीबी, आपको बड़ी बेगम साहिबा नीचे बुला रही हैं, मेहमान आ गए हैं। मुलाजमा उसे लैला बेगम का पैगाम देकर जा चुकी थी जबकि वो बेड पर पड़ा लैला बेगम का दिया हुआ सूट लेकर वॉशरूम की तरफ चल दी। रिदा नीचे तैयार होकर आई तो सामने ही ड्राइंग रूम में एक खातून और उनके साथ दो लड़कियां बैठी हुई थीं। यकीनन वो खातून उसकी सास थी और आने वाली लड़कियां दोनों उसकी नंदें। रिदा को देखते ही खातून ने बड़े प्यार से रिदा को अपने पास बिठा लिया। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, मेरे आलम के साथ तो बहुत जचेगी। इन खातून ने रिदा का माथा चूमते हुए बड़े ही प्यार से कहा और अपने पर्स से एक नफीस सी अंगूठी निकालकर रिदा को पहना दी। भाई लैला खानज़ादा, अब से तो रिदा हमारी ही बेटी है, बस ये आपके पास हमारी अमानत है, खातून ने लैला बेगम को कहा, जिस पर लैला बेगम मुस्कुरा दी। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तो ये आप ही की बेटी है, कुछ महीनों की बात है, लैला बेगम ने हंसते हुए खातून से कहा। मगर रिदा का चेहरा बहुत सपाट था। वो बस एक रोबोट की तरह बैठी हुई थी जिसके चेहरे पर कोई खुशी न थी और वो सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। वो किसी को पसंद नहीं करती थी, मगर उसे ये मलाल था कि जब उसके बाबा ने उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया तो एक बार उसकी रजामंदी भी पूछ लेते। मगर खातून के लिए अपनी रिवायत को भुलाना खासा मुश्किल होता है। साथ ही रिदा को ये भी डर था कि उसका रिश्ता एक ऐसे इंसान से तय पाया गया है जिसको वो न जानती है, ना उसने कभी उसे देखा है, सिर्फ उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस दिन के बाद रिदा बहुत खामोश हो गई थी। वो खामोशी से छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हॉस्टल आ गई। लैला बेगम ने उसे समझा कर भेजा था कि अपने दिमाग से फजूल बातें निकाल दे। उसकी शादी सरदार के बेटे आलम शाह से ही होगी। उसकी अमानत ख़त्म होने के बाद रिदा बहुत कश्मकश का शिकार थी, मगर वो ये बात किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। हरमैन के अपने मसले थे, वो अपनी मुश्किल बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अल्लाह हाफिज़ आंटी, मैं जा रही हूँ। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद जब हरमैन शाजिया को खुदा हाफिज़ कहने आई तो उन्होंने नखुआ से सर झटका। अरे जाओ जाओ, बाप के पैसे उड़ाने जा रही है। तुम्हारा बाप यही पैसा जो तुम्हारी पढ़ाई पर लगा रहा है वो तुम्हारे जहेज के लिए जमा कर ले तो कितना अच्छा हो। मगर ये बात किसी को समझ थोड़ी ना आती है। लड़के वाले लड़की की पढ़ाई नहीं पूछते, बल्कि ये पूछते हैं कि जहेज कितना देंगे, लड़के को गाड़ी देंगे कि नहीं देंगे। अब तो जितना वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दिया है, अच्छा खासा तुम्हारा जहेज बन जाता। शाजिया बेगम मामूल की तरह उस पर तंज के तीर बरसा रही थी। अचानक इफ्तिखार साहब पीछे से आए। शाजिया, खुदा के लिए आप मेरी बेटी के ऊपर तंज करना छोड़ दें। आप क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हैं? अपनी बेटी की पढ़ने की ख्वाहिश मैं खुद पूरी कर रहा हूँ, इफ्तिखार साहब ने शाजिया बेगम की बात के जवाब में कहा। बस बस रहने दो, मैं जानती हूँ अपने भाई से तुम हर महीने रोकर पैसे मांगते हो कि हरमैन की फ़ीस जमा करानी है तो पैसे दे दें। शाजिया बेगम ने गुस्से से कहा और वहाँ से वॉकआउट कर गई। बाबा, क्या आंटी सच कह रही हैं? आपने चचा जान से पैसे मांगे थे मेरी फ़ीस के लिए? हरमैन नाराज़गी से इफ्तिखार साहब को देखकर बोली। बेटा, मैं हर बार नहीं मांगता, सिर्फ पिछली बार मांगे थे जब थोड़ा हाथ तंग हो गया था, मगर मैंने उन्हें वापस करने का वादा किया है। इफ्तिखार साहब ने शर्मिंदा होते हुए कहा। बाबा, हम उनके पैसे ज़रूर वापस कर देंगे, हरमैन ने इफ्तिखार साहब के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिए। इंशाल्लाह मेरी बेटी ज़रूर वापस कर देंगे। चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूँ, देर हो रही होगी। ये कहकर इफ्तिखार साहब हरमैन को लेकर हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। शाजिया बेगम इफ्तिखार साहब की दूसरी बीवी थी। हरमैन की माँ की वफ़ात के बाद उन्होंने शाजिया बेगम से शादी की। शाजिया बेगम की खुद की औलाद नहीं थी और हरमैन उन्हें एक आँख न भाती। कैसी हो? हरमैन भागते हुए रिदा के गले लगी। रिदा जो बेड के कोने पर बैठी खामोशी से आंखें बंद करे बैठी हुई थी। ठीक हूँ, रिदा ने आंखें बंद किए हुए कहा, जिस पर हरमैन के होंठ सिकुड़ गए। अल्लाह, इतना फीका सा हेलो, क्या हो गया है? ठीक हो? मूड काफ़ी ख़राब लग रहा है, बल्कि तुम तो घर से आई हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हरमैन ने हैरानी से रिदा को देखते हुए कहा। हरमैन, मेरा सर दर्द है, प्लीज़ अभी मुझे तंग मत करो, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मगर रिदा हरमैन की बात सुने बगैर ही चादर तानकर सोने के लिए लेट गई और हरमैन भी अपना सामान सेट करने लगी क्योंकि उसे सुबह क्लास के लिए निकलना था जल्दी। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और रिदा को लग रहा था कि उसका दम घुट जाएगा। हरमैन रोज़ क्लासेस के लिए निकल जाती, जबकि रिदा का क्लास में जाने का दिल करता ही नहीं था। उसे तो अपने आने वाले कल की टेंशन थी। अक्सर रिदा हरमैन को भी झड़क देती जब वो उसकी परेशानी पूछने की कोशिश करती। अचानक रिदा को कमरे में घबराहट महसूस हुई और वो साल
करने के लिए कॉलेज के पार्क में चली गई। थोड़ा सा भागने के बाद वो एक बेंच पर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तेज़ भागने की वजह से उसकी सांस फूल गई थी। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि कोई उसके साथ आकर बैठा, जिसका रिदा ने नोटिस ना किया। क्या हुआ, काफ़ी परेशान दिख रही हो? एक लड़की जो कि रिदा के साथ आकर बैठ गई थी रिदा को देखते हुए बोली। उसके मुखातिब करने पर रिदा ने उसे देखा। डाई किए हुए बाल, तराशी हुई भवें, लंबे नाखून, चुस्त सी पैंट और छोटी सी कुर्ती में वो काफ़ी फैशनेबल लग रही थी। नहीं, परेशान नहीं हूँ, रिदा ने उसे जवाब देते हुए अपना रुख मोड़ लिया। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लोगों के रवैयों से उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जान जाती हूँ। भले ही तुम मुझे बताना ना चाहो, मगर मैं ये जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास कोई ऐसा शख्स नहीं होता जिससे वो अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ बांट सके। अगर तुम अपनी परेशानी शेयर करना चाहो तो हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, इस लड़की ने मज़ीद रिदा के चेहरे को जांचते हुए कहा। नो थैंक्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, रिदा कहकर तेज़ी से उठ गई। वो लड़की रिदा के पीछे आई। ठीक है, अगर तुम बताना ना चाहो तो कोई बात नहीं, मगर अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा दिल उदास है और तुम किसी से अपनी परेशानी को शेयर करना चाहती हो तो यहीं आ जाना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी, इस लड़की ने रिदा को देखकर उम्मीद भरी नज़रों से कहा। मगर रिदा इसकी बात नज़रअंदाज करते वहाँ से चली गई। उसने तुम्हें कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई, एयरपीस में आवाज़ गूंजी। अभी नहीं कराई, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दोबारा ज़रूर आएगी, वो लड़की हंसते हुए बोली। चलो देखते हैं कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। एयरपीस में से फिर आवाज़ गई, जिस पर वो सर्द आह भरकर रह गई। जैन जो स्टडी टेबल पर बैठा अपने नोट्स बनाने में मसरूफ़ था, फ़ोन की घंटी बजने पर फ़ौरन फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुआ और स्क्रीन पर मोरे का नाम जगमगाता हुआ देखकर मुस्कुरा कर फ़ोन उठाया। सलाम मोरे, कैसी हैं? जैन ने मुस्कुरा कर मोरे से उनका हाल पूछा। अल्लाह का शुक्र बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? लैला खान ज़ादा ने फ़ौरन से उस पर सलामती भेजते हुए उसका हाल दरियाफ़्त किया। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ, आप बताएं घर में सब कैसे हैं? हसाम, लाला, रिदा और बाबा साईं सब कैसे हैं? जैन ने घर वालों के बारे में पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया था। तुम बताओ तुम्हारे इम्तहानात कब तक हो रहे हैं? मोरे ने अपनी बात का आगाज़ किया। जी मोरे, बस जैसे ही रिदा के इम्तहानात हैं मेरी भी उसके साथ ही हैं, हमारे डेट्स आगे पीछे ही हैं। और कौन सी खुशखबरी की बात कर रही हैं आप? जैन ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हारे बाबा साईं ने रिदा का रिश्ता तय कर दिया है। बस तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारे और रिदा के इम्तहानात के बाद रिदा की शादी है। तुम अपने इम्तहानात देख कर फ़ौरन आ जाना, ताकि हसाम के साथ तुम हाथ बटा सको। आखिर तुम भी तो रिदा के भाई लगते हो, खालाजादी से ही, लैला बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। मगर जैन के चेहरे से जैसे किसी ने मुस्कुराहट नोच ली हो। उसे एकदम घुटन सी महसूस होने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो मोरे, मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ, जैन ने कहकर फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। एक आंसू का कतरा उसकी आंख से निकलकर किताब पर गिरा। जैन अकरम खानज़ादा, आपको सिर्फ आपकी खाला ने अपने घर में रखा है और आपके पास ऐसा ही है क्या? आपकी खाला आपको अपनी बेटी के लिए चुनती? यकीनन वो सरदार का बेटा बहुत पैसे वाला और खालू जान के टुकड़े का होगा, टक्कर का होगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम रिदा की ख्वाहिश अपने दिल में भी बसा सको, क्योंकि किसी को पाने के लिए भी आपकी औकात होना ज़रूरी है, जो कि तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। जैन खानज़ादा, जैन ने कर्ब से अपनी आंखें बंद की। वो एक तरफा मोहब्बत का शिकार हुआ था जो कि बहुत ही जानलेवा थी। हरमैन ने रिदा को बताया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे और उसके वालिद को फिर से बहुत बातें सुनाई हैं। हरमैन बहुत परेशान थी और नौकरी भी ढूंढ रही थी ताकि अपने वालिद के कर्ज उतार सके। ऐसे में रिदा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अब वो हरमैन का सामना कम ही करती थी ताकि हरमैन को पता न चल सके कि उसके दिल में क्या है। वो हरमैन को अवॉइड करना शुरू हो गई थी। हरमैन ने जब जानना चाहा तो रिदा ने उसे हर बार डांट कर चुप करवा दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही लग रहा है, जिस पर हरमैन भी चुप हो गई। आखिर तुम आ ही गई रिदा। जैसे ही कॉलेज के पार्क पहुंची तो वो लड़की उसे अपने इंतज़ार करते हुए नज़र आई। आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे मेरी मुश्किल हल करोगी? सब बताऊंगी, बैठ तो जाओ पहले। वो लड़की और रिदा दोनों बेंच पर बैठ गई। मेरा नाम कशमाला है और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कोई सुनने वाला चाहिए जो तुम्हारी बात सुन सके।
तो मैं हूँ तुम्हें सुनने के लिए, तुम बताओ तुम्हें क्या मसला है। रिदा ने सहारा पाकर ही उसे सब बता दिया कि कैसे उसके घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, जबकि वो करना नहीं चाहती और वो बहुत बेबस है। जिस पर कश्माला ने उसे सहारा दिया, दिलासा दिया। तुम्हारी बात मैंने सुन ली है और मैं ये जान पाई हूँ कि रिदा तुम्हें सुकून की तलाश है, तुम सुकून चाहती हो ना। कश्माला ने उम्मीद भरी नज़रों से रिदा की तरफ देखा, जिस पर रिदा ने भी नम नज़रों से सर हिलाया। हाँ, मैं सुकून चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तुम्हारे इस सुकून का इलाज है मेरे पास। कश्माला ने मुस्कुरा कर एक पैकेट रिदा की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? रिदा ने हैरानी से कश्माला की तरफ देखा। ये तुम्हारे सुकून की दवा है, तुम ये लेकर रात को सो जाना, तुम्हें इसके बाद ऐसी सुकून की नींद आएगी कि तुम हैरान रह जाओगी। कश्माला ने रिदा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिस पर रिदा मुस्कुरा दी। थैंक यू कश्माला आपी, मुझे समझने के लिए और मेरी मदद के लिए। रिदा ने उस मशहूर नज़रों में कहा। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो। अब जाओ और जाकर दवा लेकर सो जाओ, सुकून की नींद आएगी। कश्माला ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर रिदा चली गई। कहा था ना मैंने आएगी, ये और देखो आ भी गई और जाल में फंस भी गई। कश्माला ने हंसते हुए कहा, जिसमें मुकाबिल ने भी उसे दाद दी। चुपचाप रिदा हॉस्टल के कमरे में आई और वो पैकेट खोलकर अपने अंदर निगल लिया और पानी का गिलास पीती बेड पर ढह गई। उसे अपना दिमाग माऊफ होता महसूस हुआ, शुरू हुआ और चंद पल में वो होश से बेगाना हो गई। हरमैन जो एक कमरे में आई थी, रिदा को ऐसे बेड पर रौंदा लेटे देखकर हैरान रह गई। रिदा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ऐसी क्यों सो रही हो? हरमैन ने उसे उठाना चाहा, मगर उसे गहरी नींद में देखकर उस पर चादर उड़ाकर खुद भी सोने के लिए लेट गई। सुबह हरमैन ने रिदा को क्लास के लिए उठाया, मगर वो टस से मस न हुई। अल्लाह, ये लड़की रोज़ छुट्टियां कर रही है, पता नहीं इम्तिहानात में क्या करेगी। अगर इसके घर वालों को पता चल गया तो न जाने क्या होगा, मगर इस लड़की को तो परवाह ही नहीं। हरमैन उसे उठता ना देखकर अपनी क्लास के लिए निकल गई। दिन यूं ही गुजरते गए और रिदा को एहसास भी ना हुआ कि उसकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। वो जब वो पैकेट इस्तेमाल करती, उसे लगता कि वो एक सुकून की दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में चली गई है, मगर वो ये जानती नहीं थी कि वह तबाही के दहाने पर खड़ी थी। वो अक्सर शाम में कश्माला से मिलने लगी, जिसका जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि कश्माला ने उसे मना किया था कि वो किसी को भी नहीं बताएगी कि वो कश्माला से मिलती है, वरना उसे सुकून की दवा देना बंद कर देगी। जिस पर रिदा भी राज़ी हो गई। फिर कश्माला ने आहिस्ता आहिस्ता उससे पैसे मांगना शुरू किया और रिदा ने उसे अपने पॉकेट मनी से पैसे देना शुरू किए। उसे पता ही नहीं था कि कश्माला उसे किस जाल में फंसा रही है। शुक्रिया कश्माला, आपको नहीं पता कि इस दवा से मुझे कितना सुकून मिलता है। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी हमेशा मशकूर रहूँगी। रिदा ने उसे गले लगाते हुए कहा, जिस पर कश्माला ने भी उसे मुस्कुरा कर देखा। मेरी प्यारी जान रिदा, तुम भी बहुत अच्छी हो और देखना जो तुम्हारे घर वाला मसला है ना, वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। कश्माला ने उसे प्यार से पिचकारते हुए कहा। वो उसे इस दवा की आदत लगा चुकी थी, जिसका अंदाज़ा रिदा को था ही नहीं। दिन गुजरने लगे और फिर 2 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। इम्तिहानात जैसे ही ख़त्म हुए, हसाम रिदा को लेने फ़ौरन आ गया। रिदा को अब परेशानी लाहक हो गई थी कि वो कश्माला से कैसे मिला करेगी, मगर हसान को मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप वो हसान के साथ चल पड़ी। जबकि हरमैन भी पेपर ख़त्म होने के बाद इफ्तिखार साहब के साथ घर चली गई और नौकरी ढूंढने लगी, क्योंकि वो अपने बाबा का सहारा बनना चाहती थी। आखिरकार जिस कंपनी में इफ्तिखार साहब ड्राइवर की नौकरी करते थे, उसने वहाँ पर अपनी सीवी ड्रॉप की थी और कंपनी के मालिक बड़े ही रहमदिल इंसान थे। हरमैन के जज्बे और मेहनत को देखकर उन्होंने उसे हायर कर लिया था। हरमैन बहुत लगन और मेहनत के साथ कंपनी में काम कर रही थी और अपने इम्तिहानात के नताइज का इंतज़ार कर रही थी। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। रिदा तो बस हर वक्त कमरे में ही पड़ी रहती थी। जैन भी हॉस्टल से वापस आ चुका था और शादी की तैयारियों में हाथ बटा रहा था। रिदा, तुम्हारी सास आज आ रही है, तो मैं शॉपिंग करवाने के लिए तैयार हो जाना, लैला बेगम ने रिदा को देखते हुए कहा, जिस पर रिदा ने कोई जवाब न दिया। रिदा, मैं तुम्हें कुछ कह रही हूँ, तुमने सुना है कि नहीं? लैला बेगम ने रिदा का बाजू झंझोड़ते हुए कहा, मगर रिदा ने इस बार भी कोई जवाब न दिया। लैला बेगम ने गौर किया तो रिदा की आंखें अजीब सी हो रही थीं और इसके होंठ भी जामनी से थे। इनको कुछ अजीब सा लगा और उन्होंने फ़ौरन हसाम को बुलाया और रिदा के कमरे में लेकर गई। क्या हो गया है मोरे? हसाम झुंझलाता हुआ लैला बेगम से बोला। वो नीचे काम छोड़कर आया था। हसाम, ये देखो रिदा की हालत। मैंने उसको कहा कि इसकी सास शॉपिंग के लिए ले जाने आ रही है, मगर अजीब सी बेहोशी में है। ये किसी बात का जवाब नहीं दे रही और इसके होंठ देखो कैसे जामनी से हो रहे हैं।
हसाम ने रिदा को हिलाते हुए पुकारा। उस पर रिदा एकदम से होश में आई। रिदा, मोरे कह रही हैं कि तुम अपनी सास के साथ जाके शॉपिंग करके आ जाना। हसाम ने रिदा को देखते हुए कहा। ठीक है लाला, मेरा बैग कहाँ है? मेरी दवाई का वक्त हो गया। रिदा ने बेरब जुमले कहे, जिस पर हसाम भी हैरान हुआ और मोरे की तरफ देखने लगा। कौन सी दवाई की बात कर रही हो? हसाम ने हैरानी से कहा, जबकि रिदा एकदम गड़बड़ाई। किसी दवाई के बारे में बात नहीं करी, मैं तो किसी भी दवाई के बारे में बात नहीं करी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रिदा ने एकदम गड़बड़ाते हुए कहा, मगर हसाम को शक हो गया। वो इस वक्त कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए लैला बेगम को लेकर कमरे से निकल गया। रात गए जब रिदा सो रही थी तो वो रिदा के कमरे में दाखिल हुआ और उसके बैग की तलाशी ली। बैग की तलाशी लेने पर उसे कुछ पैकेट मिले जिसमें अजीब सा मवाद था। सूंघने पर जो हसाम पर अदराक हुआ वो उसके लिए तबाहकुन था। वो फौरन से नीचे गया जहाँ पर कैस खानज़ादा, लैला बेगम और जैन खानज़ादा शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। हसाम, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, क्या हुआ है? कैस खानज़ादा ने परेशानी से पूछा। मोरे, आप कह रही थी ना कि रिदा की हालत आपको कुछ ठीक नहीं लग रही। आप ठीक थी, मुझे इस बैग से ये मिला है। हसाम ने आंखों में आंसू लिए कहा। क्या है ये? लैला बेगम ने हैरानी से पूछा कि कैस खानज़ादा ने जब वो पैकेट पकड़ा तो उन्हें लगा कि इनके पैरों से ज़मीन निकल गई। नशे की दवा है ये, गैर कानूनी चीज़, तुम्हारी बेटी के बैग में से मिली है। लैला खानज़ादा, ये रखी है तुमने अपनी बेटी पर नज़र? मैंने तुम्हें कहा भी था इस पर नज़र रखना। कैस खानज़ादा गुस्से से गरजे, जबकि पास खड़ी मुलाजमा सारी बात सुनते हुए फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई। उसके कुछ दिनों में शादी है और अगर ये बात कहीं बाहर खुल गई तो हम क्या करेंगे? कैस खानज़ादा गुस्से से गरजे और रिदा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे कि हसाम और जैन ने उन्हें रोका। नहीं बाबा साईं, ऐसा मत करें, हो सकता है कि उसे किसी ने फंसाया हो। मैं जानता हूँ हमारी रिदा ऐसा नहीं है। हसाम ने कैस खानज़ादा को मुश्किल से रोकते हुए कहा। हसान, पता लगाओ ये किसकी हरकत है और जब तक रिदा की शादी नहीं हो जाती उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देना। कैस खानज़ादा ने लैला बेगम की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर वो सर हिला गई। जैन, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कैस खानज़ादा ने जैन की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर वो सर हिला गया। जी बाबा साईं, ऐसा ही होगा। सबने बहुत कोशिश की थी कि ये बात किसी को ना पता चले, मगर ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई थी। कैस खानज़ादा की बेटी रिदा खानज़ादा नशा करती है, हर तरफ उनकी जग रसाई हुई। रिदा के ससुराल में भी ये बात पहुंच गई थी और उन्होंने शादी के कुछ दिनों पहले ही मंगनी का सारा सामान वापस भेज दिया, तोहफे तहाइफ सब कुछ वापस भेज दिया और रिश्ता ख़त्म कर दिया, ये कहकर कि वो एक नशे करने वाली लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवा सकते। और इस तरह रिदा का रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये बात बाहर ना निकले, तो फिर ये बात बाहर कैसे निकली? कैस खानज़ादा ने गुस्से से जैन पर हाथ उठाया, जिस पर लैला बेगम और हसाम तड़प गए। बाबा, आप जानते हैं हमारे घर में मुलाजिम भी है। ज़रूर मुलाजिम में से ही किसी ने बात पहुंचाई होगी घर से बाहर। आप जैन को सारा इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हसाम ने जैन को अपने पीछे करते हुए कहा, और ये बात कभी न कभी तो बाहर निकलनी ही थी। हसाम ने मजीद कहा, वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि रिदा चीखते हुए नीचे आई। मोरे, मेरे सामान में एक दवाई थी, मिल नहीं रही, कहाँ है वो? रिदा ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा। सब मुलाजिम हैरानी से खड़े थे। रिदा खानज़ादा की आवाज़ कभी ऊंची ना हुई थी। अपने बाबा साईं और अपने लाला के सामने बगैर दुपट्टे के कभी ना आई और ना ही कभी इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात की थी, मगर वो इस वक्त पागलों की तरह चीख रही थी कि उसे इसकी दवाई चाहिए, जिस पर हसाम भी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। बेगैरत लड़की, तुम्हारा रिश्ता टूट गया और तुम्हें अभी भी इस नशे की पड़ी है। कैस खानज़ादा गुस्से से बढ़े और रख कर रिदा के मुंह पर थप्पड़ मारा कि वो ज़मीन पर गिर गई। हमारी इज्जत दो कौड़ी की कर दी है इस लड़की ने, मगर इसको अभी भी सुकून नहीं आया। कैस खानज़ादा ने उसे मजीद एक और थप्पड़ मारते हुए कहा। खान साहब, क्या कर रहे हैं? जवान बच्ची है, प्लीज़ छोड़ दें इसे। लैला बेगम ने बीच में आकर कैस खानज़ादा को रोका और रिदा को उठाकर फ़ौरन कमरे की तरफ ले गई। मोरे, मुझे वो दवाई चाहिए। रिदा गुस्से से पागल हो रही थी। वो अपने बाल नोच रही थी और चीख चिल्ला रही थी। लैला खानज़ादा की तो वो काबू में ही नहीं आ रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि उसे किस तरह संभालें। उन्होंने रोते हुए हसाम को आवाज़ दी। उस पर वो भागता हुआ कमरे में आया।
रिदा मेरी जान क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो रही है? और देखो मोरे को, वो भी कितना परेशान है तुम्हारी वजह से, वो रो रही है, ऐसे मत करो। हसाम ने उसे प्यार से पचकारते हुए कहा, लाला मेरी दवाई, लाला मेरी दवाई। वो रोते हुए हसाम के गले लगकर बोल रही थी। तभी जैन कमरे में आया और हसाम की तरफ देखकर आंखों से इशारा किया। थोड़ी देर बाद कमरे में डॉक्टर आई और रिदा को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया, क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। देखिए मिस्टर हसाम, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बहन को नशे की आदत है। अब किसी ने उनको नशे की डाली है आदत, या उन्होंने खुद ही ये सब किया है, ये मैं नहीं जानती। मगर जितनी उनकी उम्र है, इस उम्र में लोग ज़बरदस्ती हमारे नौजवान नस्ल को नशे के आदत पर लगा रहे हैं। हो सकता है इनको भी किसी ने ज़बरदस्ती नशे की आदत पर लगाया हो। उन्हें फौरी तौर पर सेंटर भेजने की ज़रूरत है ताकि इनके नशे की आदत छुड़वाई जा सके। डॉक्टर हसाम को समझा रही थी। इस पर हसाम तड़प गया। नहीं डॉक्टर, क्या घर पर इलाज नहीं हो सकता? हम घर पर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। हम इसे रिहैब सेंटर नहीं भेज सकते। हसाम ने अपने आंसू पर मुश्किल काबू पाते हुए कहा, मैं जानती हूँ ये मुश्किल है, मगर अगर घर में भी रखना है तो आपको एक फुल 24 घंटे के लिए नर्स रखनी पड़ेगी कि ताकि वो इनका ख्याल रख सके और दवाइयाँ इन्हें वक्त पर दे सके। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। हसाम ने इनकी बात पर सर हिलाया। हसाम लाला, मैं सिगरेट फूंक रहा था कि जैन उसके पास आया। लाला, आपको क्या लगता है कि रिदा के साथ ये सब किसने किया होगा? किसने उसे ये गलत रास्ता दिखाया होगा? जैन ने तशवीश से पूछा। मैं कल हॉस्टल और कॉलेज जाऊंगा, ज़रूर वहाँ से कुछ न कुछ पता चलेगा। और जैन, रिदा के लिए अच्छी सी एक रिहैब सेंटर से नर्स बुलाओ जो कि इसकी देखभाल करेगी। मैं रिदा को किसी रिहैब सेंटर नहीं भेज सकता, मगर इसका हमें इलाज ज़रूर करवाना पड़ेगा। हसाम ने जैन को हिदायत देते हुए कहा, जिस पर वो सर हिला गया। अगले दिन हसाम रिदा के हॉस्टल और कॉलेज गया। उससे सारी मालूमात निकलवाई कि रिदा किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, क्या करती थी। मगर हर जगह से उसे यही मालूम हुआ था कि उसके सिर्फ एक ही दोस्त, हरमैन, जिसके साथ वो कॉलेज जाती थी, उसके साथ पढ़ती थी, उसके साथ कमरा शेयर करती थी और इसी के साथ फिरती थी। वो ज़्यादा किसी और को बुलाती भी नहीं थी। और यहाँ सारा शक हसाम का सिर्फ रिदा की दोस्त हरमैन पर ही गया था, क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। सबका कहना यही था कि रिदा हरमैन के अलावा किसी से भी बात नहीं करती थी, तो यकीनन रिदा को इस गलत रास्ते पर लगाने वाली भी हरमैन इफ्तिखारी है। हसाम ने दिल में सोचा। तैयार रहो हरमैनी बीबी, तुम अपने किए का हिसाब चुकताना होगा। आज हसाम की एक ख़ास बिजनेस डील थी। वो जानकर इस ऑफिस में आया था, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर हरमैन काम करती है, इसीलिए उसने इस ऑफिस के मालिक के साथ डील की थी। इस डील के बदले मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी चाहिए। हसाम खानज़ादा के कहने पर सामने बैठी शख्स ने गिलास बॉल से नजर आती अपनी 19 साल सेक्रेटरी हरमैन को देखा था, जो उसकी ड्राइवर की बेटी थी। कम उम्र थी पर बहुत सही। वो बहुत छोटी और मासूम है मिस्टर हसान। उनकी बात पर हसाम ने मुस्कुराती सर्द नज़रों से हरमैन को देखा। उसकी बहन को नशे की लत लगाकर वो कितनी आसानी से मासूम बनी हुई थी, और फिर हसाम के मजबूर करने पर उसने हामी भरी और अगले ही दिन मीटिंग का कहते हरमैन को अपने साथ होटल के प्राइवेट रूम में लाते हसाम के पास सोते वो जा चुका था। वो खौफज़दा नज़रों से हसाम को देखते रोने लगी। सर, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए हैं, वो भी अकेले? हरमैन ने खौफज़दा होते हुए हसान की तरफ देखा। अरे कोई अजनबी थोड़ी हूँ, भूल गई मैं कौन हूँ? ज़रा याद करो, अपने दिमाग पर जोर डालो कि मैं कौन हूँ। हसाम बिल्कुल उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हरमैन उसके सामने बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी। आप हसाम लाला है ना, रिदा के लाला? हरमैन ने डरते हुए कहा। शट अप, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिदा का लाला हूँ। हसाम गुस्से से धड़ा। अच्छा ठीक है, आप मुझे यहाँ से जाने दें। सर, मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए हैं? शायद गलती से मुझे भूल गए हैं, अपने साथ लेकर जाना। हरमैन ने अपना बैग उठाते हुए कहा। हसाम ने उसे फौरन दीवार से लगाते हुए पिन किया और अपने दोनों हाथ उसके एतराफ़ में जमाए। तुम यहाँ से सिर्फ एक ही सूरत में निकलोगी कि कुछ देर बाद यहाँ पर मौलवी साहब और कुछ लोग आएंगे और तुमसे पूछेंगे, और तुम्हें इनके जवाब में 3 बार अपनी रजामंदी देनी है और कबूल है कहना है। हसाम ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए कहा, जिस पर हरमैन की सांस ही अटक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। हरमैन ने उसे धक्का देते हुए कहा, जिस पर वो तो 1 इंच न हिला और हरमैन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने सुना है कि तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करती हो।
हसाम ने कहते हुए अपनी जेब से बंदूक निकाली, जिसे देखते ही हरमैन का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे के साथ नीचे ही रह गया। इसकी धमकी करामात साबित हुई। मानूंगी आपकी बात, मेरे बाबा को कुछ मत कहिएगा, हरमैन ने रोते हुए कहा। और कुछ ही देर बाद वो हरमैन इफ्तिखार से हरमैन हसाम खानजादा बन चुकी थी। निकाह के बाद वो उसे लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ और घर लाते उसे लाउंज में लाकर पटक कर वो ज़मीन पर गिर गई। कैस खानजादा, लैला बेगम और जैन हैरानी से उसकी तरफ आए। बाबा साईं, मोरे यही वो लड़की है जिसकी वजह से हमारी रिदा की हालत ऐसी है, उसने रिदा को नशे की आदत लगाई। हसाम खानजादा ने गुस्से से हरमैन को देखते हुए कहा, जिस पर हरमैन भौंचका रह गई। वो इस इल्ज़ाम पर हैरान थी, नशा और रिदा, और इस पर रिदा को नशे की आदत लगाने का इल्ज़ाम था, जो कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हरमैन रोते हुए बोली। मगर हसाम खानजादा गुस्से से वहाँ से चला गया। ये लड़की आपके हवाले है लैला बेगम। फैज़ खानजादा गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि जैन अफसोस से बाहर चला गया। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, हरमैन ने रोते हुए अपनी सफाई पेश की। लैला बेगम ने उसे सहारा देते हुए उठाया और हसाम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं नहीं जानती बेटा क्या सच है और क्या झूठ, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख रही है। मगर इन मर्दों को कौन समझाए, उनको जो दिखता है वो वही सच मानते हैं, किसी की जज्बात की कोई परवाह नहीं। मेरा हसाम बहुत अच्छे दिल का, बहुत रहमदिल है, मगर वो इस वक्त अपनी बहन की वजह से परेशान है। देखना, जब इस सच्चाई का उसे पता लगेगा तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लैला बेगम ने उसे प्यार से कहा, मैं तुम्हें रिदा का एक सूट देती हूँ, तो वो पहनकर फ्रेश हो जाओ। लैला बेगम उसे कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। रात को जब हसाम थका हारा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो हरमैन को अपने कमरे में पाकर वो गुस्से से लाल हो गया। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? किसने तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी? वो गुस्से से धड़ा। आंटी ने मुझे यहाँ लाई थी, हरमैन रोते हुए बोली। निकल जाओ मेरे कमरे से। हसाम ने उसका बाजू पकड़ा और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद शावर के लिए नीचे जाकर खड़ा हो गया और अपने दिमाग को पुरसुकून करने लगा, जबकि हरमैन दरवाजे से लगकर रोने लगी। हसाम के कमरे से कुछ फासले पर ही रिदा का कमरा था, जहाँ पर वो दरवाजे पर खड़ी उसे ही देख रही थी। वो फौरन रिदा की तरफ भागी। रिदा, तुम तो जानती हो ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे भाई को लगता है कि तुम्हें नशे की आदत मैंने डाली है। तुम प्लीज़ सबको बता दो ना कि इस सब के पीछे मैं नहीं हूँ, हरमैन ने रोते हुए रिदा का हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें और दूंगी ये सुकून की दवा, मगर रिदा ये याद रखना, मेरा नाम अगर तुमने किसी के सामने लिया तो मैं तुम्हें कभी भी ये दवा नहीं दूंगी। रिदा के कानों में कशमाला की आवाज़ गूंजी और वो फौरन हरमैन का हाथ झटक कर अपने कमरे में बंद हो गई, जबकि हरमैन बेबसी से अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थी। आई एम सॉरी हरमैन, मगर मैं ये सच किसी को नहीं बता सकती, कशमाला का नाम ले सकती मैं किसी के सामने, वरना वो मुझे दवा नहीं देगी, और अगर भैया को पता लगा कि उसने मुझे दवा दी है तो वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। रिदा की हालत अबतर हो रही थी। हरमैन रोते हुए लाउंज में आकर सोफे पर लेट गई। हसाम जो पानी पीने के लिए किचन में आया था, हरमैन को सर्दी में सोफे पर ठिठरते देख कर ठिठक गया। उसे एक पल के लिए हरमैन को देखकर अफसोस हुआ। वो शक्ल से ऐसा नहीं था, ऐसी नहीं लगती थी, मगर सबूत का क्या करता। ये लड़की, उठो यहाँ से। हसाम ने उसका कंधा झुंझलाया, मगर वो टस से मस न हुई। उसका बाजू पकड़ते हुए हसाम को मालूम हुआ कि उसे सख्त बुखार हो रहा है। हसाम ने झुंझला कर उसे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे की तरफ लेकर बढ़ा। कमरे में लाकर उसे बेड पर लिटाया और ठंडे पानी की पट्टियां करने लगा। उसका बुखार कम होने पर नहीं आ रहा था। हसाम ने फर्स्ट एड बॉक्स से बुखार की दवा निकाली और हरमैन को बिठाकर दवा खिलाई और उसके सिरहाने बैठ गया। हरमैन की सुबह आँख खुली तो साइड टेबल पर पानी का प्याला देखकर वो समझ गई कि उसकी रात को हसाम ने पट्टियाँ की हैं, जिस पर वो मुस्कुरा दी। आप दिल के इतने बुरे भी नहीं हैं, मगर न जाने आप मुझ पर कभी यकीन करेंगे भी या नहीं। वो सोते हुए बहुत प्यारा और मासूम लग रहा था कि हरमैन ने उसके बाल माथे पर से हटाते हुए उसके माथे पर बूसा दिया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चल दी, जबकि हसाम ने एक झटके से उसे अपनी आंखें खोली। क्या तुम वाकई मासूम हो या सिर्फ बनती हो? हसाम ने झुंझला कर कहा। सुबह के वक्त पूरे घर में रिदा की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो आपे से बाहर हो रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे दवा चाहिए, दवा लाकर दो। रिदा चीख कर होशो आवाज़ से बेगाना हो गई। भाई, हमें रिदा को रिहेब सेंटर भेजना ही होगा, जैन ने हसाम को देखकर कहा, जिस पर वो भी सर हिला गया।
घर पर उसका इलाज नहीं हो सकता था। जैन और हसाम रिदा को लेकर रिहैब सेंटर गए और उसको वहाँ दाखिल कराया। जैन वहीं पर था जबकि हसाम रिदा की चीज़ें लेने के लिए घर आया। वो अपने कमरे में आया था कि अपना भी ज़रूरी सामान ले सके। जब हरमैन ने परेशानी से पूछा, रिदा कैसी है अब? तुमसे मतलब, जैसी भी हो, इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो। मेरे सामने ये मासूम बनने का नाटक मत किया करो। जहर लगती हो तुम मुझे। हसाम उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गया जबकि हरमैन अपने आंसू जब्त करके हसाम के पीछे गई। हसाम रिदा के कमरे में उसका सामान पैक कर रहा था कि हरमैन कमरे में दाखिल हुई। लगा ले मुझे ये जितना इल्ज़ाम आपने लगाना है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, जब हकीकत आप पर आशना होगी तो मैं भी आपको माफ़ नहीं करूंगी। हरमैन ने रोते हुए हसाम को देखकर कहा, जबकि हसाम इसकी बात जैसे सुन ही नहीं रहा था। हरमैन रोते हुए अपनी सफाइयाँ देती रही जबकि हसाम खामोशी से पोर्च की तरफ बढ़ गया। रिदा आप उठ जाए ना, क्योंकि आपने सब घर वालों को परेशान किया हुआ है। आपको तो मेरी मोहब्बत की भी कदर नहीं। तभी तो आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। क्या आपको कभी मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ? रिदा जो इंजेक्शन की वजह से सो रही थी, उसका हाथ पकड़कर जैन रोते हुए बोला जबकि उसका ये इजहार कमरे में दाखिल होते हुए हसाम की बखूबी सुना था, मगर वो अनजान बन रहा था। जैन अब तुम घर चले जाओ, मैं आ गया हूँ, हसाम ने जैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं लाला, मैं यहीं ठीक हूँ, जैन ने बमुश्किल मुस्कुराकर हसाम की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर हसाम ने भी सर हिला दिया। लाला मुझे आपसे एक बात करनी थी। जैन हसाम को देखकर बोला। हाँ बोलो, क्या बात है? लाला आपको नहीं लगता कि हरमैन भाभी मासूम सी है? मतलब इनकी शक्ल से देखकर नहीं लगता कि इन्होंने रिदा को इस सब के पीछे लगाया होगा। हो सकता है कि जो तस्वीर भी हमें दिखाई जा रही है कोई जानता हो, कोई चाहता हो कि वो वही तस्वीर देखें, जबकि है हकीकत कुछ और हो सकती है। हरमैन भाभी को इस सब में ट्रैप किया जा रहा हो, क्योंकि हरमैन भाभी तो खुद एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखती थी और वो सीधी सादी सी हैं। वो क्यों रिदा को इस तरह फंसाएंगी? हो सकता है किसी और का काम हो और भाभी को ट्रैप करना हो। जैन ने हसाम को समझाते हुए कहा, जिस पर हसाम खामोश रहा। उसे लम्हे के लिए हरमैन की नम आंखें नज़रों के सामने नजर आईं। उसका दिल ये गवाही देता कि हरमैन ऐसा कुछ नहीं करती, मगर वो दिमाग का क्या करता। ठीक है जैन, मैं मालूम करता हूँ इसमें कितनी सच्चाई है, हसाम ने जैन की बात सुनकर कहा। जैन कुछ ज़रूरी सामान लेने घर गया हुआ था, जबकि हसाम की एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसकी वजह से वो मीटिंग अटेंड करने गया था, जबकि रिदा की देखभाल के लिए एक नर्स को छोड़कर गया था। लाला आप इतनी जल्दी आ गए? जैन जो घर से सामान लेकर हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ा था अंदर जा रहा था, हसाम को देखकर हैरान हुआ। हाँ मुझे रिदा की परेशानी हो रही थी इसलिए मैं आ गया, चलो अंदर चलते हैं। वो दोनों जैसे ही अंदर रिदा के कमरे में की तरफ बढ़े तो उन्हें कोई रिदा के कमरे में दिखाई दिया, जो कि रिदा को कोई इंजेक्शन लगाने लगा था, लेकिन वो कोई नर्स तो न थी। जैन ने फ़ौरन उसे इस लड़की का हाथ पकड़ा जिसमें इंजेक्शन था और इसके हाथ से इंजेक्शन लेकर दूर फेंक दिया। हसाम ने फ़ौरन से इस लड़की को चेहरे से नकाब हटाया और इसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मारा। कौन हो तुम? और मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ी हो? क्यों क्यों इसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? हसाम ने गुस्से से उसे दबोचते हुए पूछा। कशमाला खामोश रही। बताती हूँ कि मैं तुम्हें यही इंजेक्शन लगाऊं। हसाम ने ज़मीन से इंजेक्शन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो चिल्ला रही थी। बताती हूँ, मेरा नाम कशमाला है और मैंने ही रिदा को नशे की आदत लगाई थी और इल्ज़ाम सारा हरमैन पर आ गया। मैं खुद रिदा को ख़त्म करने आई थी ताकि रिदा के साथ साथ मेरा ये राज भी ख़त्म हो जाए, कशमाला ने रोते हुए कहा, जिस पर हसाम ने जब्त से अपनी आंखें मींची। घटिया लड़की, शर्म ना आई एक लड़की की ज़िंदगी के साथ खेलते हुए? जैन इसका गला दबाने के लिए आगे बढ़ा जब हसाम ने बीच में उसे रोका। जैन रुक जाओ और पुलिस को फ़ोन करो, हसाम ने जैन को कहा। जैन ने फ़ौरन से पुलिस को कॉल की। नहीं पुलिस नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, कशमाला ने रोते हुए कहा। तुम जैसी लड़कियों का ठिकाना जेल है जो मासूम बच्चों को वरगला कर नशे की आदत लगाई। हसाम और जैन की कशमाला को पुलिस के हवाले कर दिया। कशमाला ने रोते हुए पुलिस को अपना बाकी साथियों के बारे में भी बता दिया। हसाम थका हारा सा कमरे में दाखिल हुआ तो हरमैन फ़ौरन से उड़ गई। आपके लिए खाना लाऊं? हरमैन ने सूजी हुई आंखों से पूछा। हसाम शर्मिंदा सा था, उससे नज़र ही नहीं मिला रहा था।
क्यों, तुम क्यों खाने का पूछ रही हो? हसाम ने उसे तंग करते हुए कहा। वो आंटी ने कहा था कि आप आएँ तो मैं आपसे खाने का पूछ लूँ। उनकी तबीयत नहीं ठीक तो इसलिए, हरमैन ने अपने दुपट्टा मरोड़ते हुए कहा। हसाम ने झटके से उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा, जिस पर हरमैन भौंचका रह गई। ये अपनी आंखें क्यों सजाई हुई हैं? रो रो कर हसाम ने उसकी आंखों पर बूसा देते हुए कहा, जबकि हरमैन को तो हैरत का झटका ही लग रहा था। हसाम और उससे नरमी से बात कर रहा था, ये इसके लिए नया था। रुलाते भी तो अपने ही हैं। मुझे ये यकीन ना करके, हरमैन ने मुंह बसोर कर कहा, जिस पर हसाम मुस्कुराया। इसका ये शिकायत वाला लहजा उसे बहुत भला लगा था। रुलाता मैं हूँ तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी मैं ही लाऊंगा, हसाम ने उसके गाल पर बोसा देते हुए कहा, जिस पर हरमैन वर्ता हैरत में गिरी। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हरमैन ने पीछे होते हुए कहा। अभी तो ठीक हुई है, हसाम ने उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए कहा। क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? हसाम ने उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए पूछा। हरमैन, रिदा मुझसे 4 साल छोटी है। हम सबकी बहुत लाडली है। जब मैंने उसे इस हालत में देखा था, वो पागल हो रही थी। इस नशे के लिए मुझे अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। उसका रिश्ता टूट गया, उसकी ज़िंदगी एक तरह से तबाह हो गई थी। मैं अपनी बहन के लिए बहुत परेशान था, इसीलिए वो सब कुछ गुस्से में तुम्हारे साथ किया। तुम्हें इतना बुरा भला कहा, मगर मैं जान गया हूँ कि इस सब के पीछे तुम नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस वक्त मैं बहन का भाई बना बना हुआ था, मगर अब मैं अपनी बीवी का शौहर बनकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? मैं अपनी हर गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ, हसाम ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, जिस पर हरमैन ने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिए। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप परेशान थे, हरमैन ने रोते हुए कहा। आपने कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी का अजाला करेंगे, तो फिर मेरी एक बात मानेंगे? हरमैन ने उम्मीद से हसन की तरफ देखते हुए पूछा। बोलो मेरी जान, मैं ज़रूर पूरी करूँगा तुम्हारी हर ख्वाहिश। निकाह करके आप फ़ौरन तो मुझे यहाँ ले आए थे मेरे बाबा से एक बार मिलने, हरमैन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अगर ये बात तुम ना भी कहती तो मैं तुम्हें बहुत जल्द उनके पास ले जाने ही वाला हूँ। बस रिदा घर आ जाए एक बार। डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। हसाम ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर बोसा देते हुए कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, आपको भूख लगी होगी। हरमैन ने उसके हिसार से निकलना चाहा। मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ थका हुआ हूँ। हसाम ने मायने खैस नजरों से हरमैन की तरफ देखा, जिस पर उसके गाल गुलनार हो गए। आज 2 महीनों बाद रिता घर आई थी जैन और हसाम के साथ। जब वो घर दाखिल हुई तो लैला बेगम और कैस खानजादा ने प्यार से उसका इस्तकबाल किया। कैस खानजादा और लैला बेगम ने उसका माथा चूमा और उसे अपने पास बिठाया। विदा, मेरा बच्चा, हमें माफ़ कर दो। हमें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। शायद तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी थोपने की वजह से ही तुम उसे गलत सोबत में पड़ी। लैला बेगम और कैस खानजादा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, जिस पर रिदा नम आंखों से मुस्कुरा दी। बाबा साईं, मोरे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। जो हरमैन मैं तुम्हारे हक में ना बोली, मुझे माफ़ कर दो। शायद अगर मैं तब बोल देती तो लाला और तुम्हारे बीच इतने मसले ना होते। रिदा ने हाथ जोड़ते हुए हरमैन से माफ़ी मांगी तो उसने फ़ौरन उसे गले लगा लिया, जिस पर हसाम के दिल में उसकी इज्जत मजीद बढ़ गई। वो उसके घर वालों से इतनी मोहब्बत करती थी। कुछ दिनों बाद घर में रिदा और जैन की शादी का शोर उठा। इस सब के लिए हसाम ने ही सबको मनाया। रिदा टेरेस में खड़ी चाय पी रही थी कि जैन उसके पीछे आया। रिदा उसे देखकर फ़ौरन अंदर जाने लगी कि जैन ने उसका हाथ पकड़ा। क्या आप इस रिश्ते पर राजी हैं? जैन ने रिदा को देखकर सवाल किया और रिदा की तो शर्म से आंखें ही नहीं उठ रही थी। जो घर वालों का फैसला है वही मेरा फैसला है, रिदा ने नजरें झुकाते हुए कहा। घर वालों ने तो पहले भी फैसला किया था, मगर तब तो वो आपका फैसला नहीं था, जैन ने उसकी नज़रों को जांचते हुए कहा। हाँ, जब घर वालों ने पहले फैसला किया था तब वो फैसला आपके हक में नहीं था, किसी और के हक में था, इसलिए वो फैसला मुझे मंजूर नहीं था, रिदा ने उसकी नज़रों में देखते हुए कहा, जिस पर जैन एक पल के लिए मुंजमद हो गया। आपको क्या लगा सैन, आप मेरे बारे में इतनी डायरी में लिखेंगे, मेरी तस्वीर अपनी किताबों में छुपाएंगे, मुझे छुप छुप कर देखेंगे और मुझे मालूम नहीं होगा? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि हमेशा आपकी वफादार रहूंगी। रिदा जैन की आंखों में देखकर अपने दिल की बात बयान कर रही थी, जबकि जैन को लग रहा था कि रिदा की आवाज़ उसके कानों में रस खोल रही थी। जैन ने रिदा को झटके से दीवार के साथ
पिन किया। आप पहले से जानती थी सब कुछ, फिर भी आपने इस सरदार के बेटे से शादी के लिए हाँ कर दी? जैन ने नाराज होते हुए पूछा। मैंने हाँ नहीं की थी, घर वालों ने रिश्ता तय किया था, और देख लें शादी हुई तो नहीं ना। विदा उसे धक्का देकर अंदर भाग गई, जबकि जैन अपनी किस्मत पर मुस्कुरा दिया।